जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री और आप सबके लिए हिस्ट्री से टॉप 12 MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाला प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इतिहास के 12 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो ये जो 12 के 12 प्रश्न है वो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम रहेगा तो उस समय आप रिवीजन भी कर लीजिएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। और अच्छे से अगर आपको याद हो गया तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर तरीका से आप लिख के आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर करके जाइएगा। दोनों में से जरूर कुछ ना कुछ करके जाइएगा। और लास्ट में जो है हम आपको पीडीएफ फ्री में दे देंगे, और ये पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी हम लास्ट में आपको बता देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अपने दोस्तों को एक बार शेयर नहीं किए तो प्लीज आप एक बार जम के शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या आप सब तैयार है? यस या नो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप सब तैयार होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पर देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सातवाहन कौन थे? इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, लेकिन छोटा सा भी कह सकते हैं। ये 2 नंबरी है। कितना है? 2 नंबरी प्रश्न है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि सातवाहन एक प्राचीन काल में आए राजवंश थे, जिसने 200 साल शासन किया। अब सोचिए 200 सालों तक शासन किया किस कौन सा वंश? सातवाहन। सबसे पहले जानते हैं कि सातवाहन एक प्राचीन काल में आए राजवंश थे। ये जो सातवाहन कब आए थे? तो प्राचीन काल में आए थे। प्राचीन काल में क्या क्या पढ़े हैं आपने? हड़प्पा सभ्यता क्या पढ़ा है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ा है, अशोक के बारे में, इन सब के बारे में पढ़े हैं ना। तो वही सब के बारे के शासन काल में आए हुए थे। ठीक है। और मौर्य वंश के काल में सातवाहन की स्थापना की गई थी। सातवाहन का अर्थ होता है 7 पीढ़ियों का वाहन। जैसे नहीं होता कि आपके दादा फिर दादा फिर दादा, उस तरह से थे ये सातवाहन। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये जो सेकेंड नंबर प्रश्न है वो कह दीजिए MVVI प्यारे। क्या है? MVVI है। तो इसे आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा इस प्रश्न में। और इसमें क्या कह रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे? किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको उत्तर इसी प्रकार देना है। तो उत्तर में आपको देना है कि दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की मुख्य शाखाएं हैं। क्या प्यारे बच्चों? ये एक प्रकार के शाखाएं हैं। जैसे मान सकते हैं ये वृक्ष है। क्या है? एक वृक्ष है। और इसका टहनी जो होता है कह सकते हैं टहिया होता है, नहीं होता है एक, तो गाछी जो पेड़ निकला रहता है, उसी तरह से ये जो है जैन धर्म के शाखाएं हैं, जिसका नाम क्या है? दिगंबर है, और एक का नाम है श्वेतांबर। इसका विभाजन कनिष्क के काल में हुआ था। किसके समय में हुआ था प्यारे बच्चों? कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो विभाजन है वो किसके शासनकाल में हो गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में हो गया था। जिसमें दिगंबर का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों वो होता है नववस्त्र। नववस्त्र का अर्थ क्या होता है कि जैसे अगर आप देखे होंगे छोटा सा बच्चा जो होता है उसको कपड़ा नहीं पहनते हैं। वो छोटा रहता है तो उसको कपड़ा नहीं पहनाया जाता, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको कपड़ा पहनाया जाता है। लेकिन वहां पर जो बड़े बड़े लोग थे वो क्या करते थे? कपड़ा नहीं पहनते थे दिगंबर में, जिसे कह सकते हैं नग्न रहना, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है। अर्थात जो पहले के जो साधु लोग थे वो नंगे रहते थे, वो एक कपड़ा वगैरह भी नहीं पहनते थे। लेकिन उसके ऑपोजिट तो उसे दिगंबर कहते थे। लेकिन श्वेतांबर का जो अर्थ था प्यारे बच्चों वो क्या था? पहले के जो साधु थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, उसे हम श्वेतांबर कहते हैं। तो अगर आपको सीधा सीधा अगर उत्तर देना हो कि दिगंबर का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि दिगंबर का अर्थ होता है कि नग्न रहना, मतलब कि बिना कपड़े के रहना। और श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करना। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप गांव देहात में दिखिएगा तो स्त्री का जो पति जो है मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं? वो सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। उसी तरह से ये श्वेतांबर और दिगंबर में थे। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसी जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? अब देखिए एक तरह से आप समझिए कि अभिलेखों का क्या होता है, इतिवृत्त का क्या होता है। 2 चीज आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अभिलेख और इतिवृत्त। तो अभिलेख जो होते हैं राजा के द्वारा लिखवाया क्या होता है वो होता है। इतिवृत्त में घटनाओं के बारे में होता है और इनमें अलग होता है। ठीक है। चलिए पहले उत्तर देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना अति आवश्यक है। बिल्कुल, ये जो इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना 100% क्या है? जरूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है।
क्योंकि इससे हमें प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, राजा महाराजा, खान पान के बारे में जानकारी मिलती है। अतः इतिहास लेखन में अभिलेखों का होना अति महत्वपूर्ण है। जैसे मान सकते हैं एक किताब का हम लेखन कर रहे हैं, क्या करें प्यारे बच्चों, एक किताब का हम लेखन कर रहे हैं, तो लेकिन उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, या हमारे साइड में कुछ ना चीज कुछ होना चाहिए, ताकि हम उसे देखकर इंस्पायर होकर उसमें हम अच्छा से अच्छा चीज लिखें। उसे ही अभिलेख एक तरह से कह सकते हैं। अभिलेख से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि यहाँ पर किस तरह से संस्कृति था, किस तरह से रीति रिवाज था। जैसे मान सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो वहां पर क्या था, अलग अलग तरह से रहते थे, बहुत ही अच्छा था। सफाई वफाई के बारे में कर दीजिए, खान पान भी बहुत ही अच्छा था, वहां पर पुरोहित राजा वगैरह रहते। उसी तरह से आप इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप प्रश्न को स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या है थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो पतन हुए उसके मुख्य कारण कुछ न कुछ हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि आर्य आए होंगे, बाढ़ के कारण हुए होंगे, बहुत वैज्ञानिक कहते थे कि कैसे हुए वो पता नहीं लगा पाए। ये सब आपको पता होगा, थोड़ा ना थोड़ा जरूर पता होगा, राइट। तो हम पहले उत्तर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का निम्नलिखित कारण था, जो कि बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 में, 2 में, 3 में इस तरह से लिखिएगा, ताकि जो बोर्ड एग्जाम में चेक करेगा ना, वो आपको बेहतरीन नंबर दे सके। तो यहाँ पर आपको लिखना है पहला कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पानी में बहुत ही कम मात्रा में मिलती थी। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है, वो वहां पर जो जितने भी लोग थे, वहां पर क्या था, पानी की मात्रा न के बराबर था, कह सकते हैं बहुत ही कम मिलती थी। क्या है प्यारे, कम मात्रा में मिलती थी, जिसके कारण क्या होगा कि पानी प्यास से तो लोग मर भी जाता है, आप देखे होंगे क्या, मर जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। विद्वानों का कहना है कि भूकंप के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ये भी आप सोच सकते हैं। आप देखे होंगे कि नेपाल में भी कभी कभी ऐसा माहौल आ जाता है, जो भूकंप आता है तो बिल्डिंग के बिल्डिंग क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक विशाल, क्या कह सकते हैं, शहर था, फिर भी उसका क्या हुआ, भूकंप के कारण भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नदी की दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था, उस कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। मतलब कि जो सिंधु घाटी की जो नदी थी, कह सकते हैं ये नदी जो पानी चला आ रहा है, ठीक है, और उसको क्या किया, दूसरी ओर मोड़ दिया होगा, ताकि इधर पानी ही नहीं आ रहा होगा, तो क्या होगा, ये भी पतन हो सकता है, राइट। और चौथा में जो कारण है, कुछ लोगों का कहना है कि आर्य लोग आए और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मारकर खत्म कर दिया, और वहां से अपना जितना भी खजाना वगैरह था वो सारा का सारा लूट कर लेके चले गए थे। ये भी सही सत्य हो सकता है। ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, ये वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्य लोग, जैसे कह सकते हैं जो क्षत्रिय होते हैं मारपीट करने में, वो माहिर होते हैं, उसको ले लीजिए। उन्होंने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मार दिया होगा और वहां से धन सारा लूट कर ले गए होंगे। और एक और भी कारण हो सकता है कि वहां से जो हड़प्पा सभ्यता है, वहां से लोग सब क्या करने लगे होंगे, बाहर चले गए होंगे, इसके कारण भी खत्म हो गया। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा, अच्छा खासा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चले, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 5 नंबर प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम कलर आप चेंज कर लेते, क्या कलर, ये कलर बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताया। देखिए, हम नगर योजना, जो कि हम आपको चैप्टर 1 में हम आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, तो ये आपको याद होगा। ठीक है, उत्तर में आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 शहरी नगर मिला है, मतलब 2 शहरी नगर मिला है। एक का नाम है हड़प्पा, आपको पता होगा हड़प्पा है, और दूसरा का नाम क्या है, मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो। दोनों आपको याद होगा, याद है ना, बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है आगे। जिसका नाम, एक का नाम हड़प्पा और दूसरा का नाम क्या था, मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ था 1921 में हुआ था, और मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ था 1922 में हुआ था। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो प्यारे बच्चों देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखिए गुजरात, बहुत ऐसे जगह जो है भारत में भी है, और बहुत ज्यादा जो है क्या है, पाकिस्तान में चले गए, एक तरह से कह सकते हैं। सभ्यता और मोहनजोदड़ो में बहुत से सामान प्राप्त हुए हैं। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, विशाल अनानागार, बहुत सारे चीज कहाँ से, मोहनजोदड़ो से देखने को मिली है। इसीलिए क्या कहता है, यहाँ का नगर योजना के तौर पे भी रखा जाता है। ठीक है,
जो इस प्रकार पत्थर, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, स्नानागार, अनानागार, गालिया आदि सब मिले हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, दोनों जगह से। और ये दोनों के दोनों जगह क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध थे बाकी जगह से, जैसे गुजरात हो गया, कालीबंगा हो गया, इन सब जगहों से अब ले सकते हैं अलग। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5 नंबर में हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर आप 1 से 2 बार अगर आप कॉपी में, मतलब एक बार आप कॉपी में लिख लीजिए और फिर आप याद करिए, 100% उम्मीद दिलाते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें या विवेचना करें। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है मेरे बच्चों, क्या है? बहुत बार पूछा गया है। उत्तर में आपको लिखना है कि अकबर का जन्म अमरकोट के सिंध पाकिस्तान में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? किसका? ये अकबर जो है किसका पुत्र था? तो हुमायूं का था ना, हुमायूं का था ना, हुमायूं का पुत्र अकबर है। कौन है? अकबर है। ठीक है, अकबर के काल में भूमि सुधार प्रणाली सबसे अधिक रही। अकबर जो है इंस्पायर हुए थे किससे? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी ने छोटे लेवल पे भूमि सुधार किया था, लेकिन ये जो अकबर जो है वो बड़े लेवल पे क्या किया था? बहुत ही अच्छा खासा प्रणाली वगैरह, अधिक सुधार वगैरह भी किए थे। ठीक है, अकबर ने 1581 ईस्वी में भूमि सुधार प्रणाली की स्थापना की। कितने में? फटाफट बताइएगा प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा गया है कि अकबर ने भूमि सुधार प्रणाली की स्थापना कब की थी? तो 1581 में। कमेंट कीजिएगा। अकबर ने भूमि बंदोबस्त प्रणाली की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की। भूमि सुधार अकबर के काल में हुआ था। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो अकबर है प्यारे बच्चों, ये जो अकबर है वो भूमि सुधार के लिए बहुत सारे नियम लागू किए और उसको पूर्ति भी किया। जैसे मान सकते हैं एक किसान को ये खेत है और उसको कुछ कुछ चाहिए, तो अकबर ने बहुत सारा योगदान किया था, उसे पूर्ति भी किया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है भूमि सुधार जो है अकबर के काल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो हम आपको पहले ही बताए थे कि इतिविरित या अभिलेख, दोनों में से एक प्रश्न आने का चांस 100% रहता है, या तो कार्बन 14 पद्धति। तीन में से आपके एक प्रश्न आना है तो आना है आपके हिस्ट्री में। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है प्यारे बच्चों कि इतिविरित क्या है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि इतिविरित का अर्थ होता है पाग। क्या होता है? पाग। पाग इतिविरित राजाओं का खजाना था। इतिविरित में जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? खजाना होता है। इतिविरित में अनेक राजा, महाराजा और बादशाहों ने इसे इतिविरित का नाम दिया है। ये इतिविरित मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। या तो एक तरह से कह सकते हैं कि इतिविरित में क्या होता है प्यारे बच्चों? घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाता है, या तो राजा महाराजा जितने भी खजाना वगैरह जो छुपाए रहते हैं उसी के बारे में लिखा जाता है, एक तरह से सीधे तौर में कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न क्या है, 8 नंबर में प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ये प्रश्न तो खैर आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि अकबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? अब अकबर ने जजिया कर समाप्त करने का कारण क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। कर मतलब जो होता है टैक्स होता है प्यारे। क्या होता है? टैक्स। जैसे आप अपने देखते होंगे गांव हो गया या कहीं आप देखते होंगे बड़े बड़े क्षेत्रों में, वहां पर टैक्स लिया जाता है, जो कि अभी धीरे धीरे तो खत्म हो रहा है, लेकिन पहले के जमाने में क्या था? ये टैक्स चालू था। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त इसीलिए किया क्योंकि गरीब हिंदुओं से जजिया कर नहीं दिया जाता था और मुसलमानों ने जजिया कर नहीं लिया जाता था। देखिए इसमें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसमें कहने का अर्थ क्या है? देखिए एक तरफ था हिंदू और एक तरफ था क्या? मुसलमान। एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान था। हिंदुओं से क्या किया जाता था? कर लिया जाता था, टैक्स। और मुसलमानों से क्या किया जाता था? नहीं टैक्स लिया जाता था। और जिसके कारण क्या है प्यारे बच्चों, जिसके कारण हिंदुओं कर नहीं दे पाते थे। अब मान लीजिए आप खेती वगैरह कर रहे हैं और वहां पर अच्छा खासा उत्पादन नहीं होगा, तो आप क्या टैक्स दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। नहीं ना दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। जजिया कर नहीं देने के कारण, नहीं देने पर उसकी जमीन को हड़प लिया जाता था, और जब खेत में उत्पादन अच्छा खासा नहीं होता था और नहीं टैक्स दे पाते थे, तब उसके बाद क्या किया जाता था? उसका जमीन को क्या करता था? हड़प लिया जाता था, मतलब छीन लिया जाता था। जिसके कारण हिंदुओं ने मुसलमानों में धर्म परिवर्तन करने लगा। जिसके बाद क्या हुआ, ये जो हिंदू जितने भी लोग थे वो क्या करने लगे? मुसलमान धर्म अपनाने लगे। आप देखिए, अब मजबूरी आपको जब कुछ भी करवा सकता है, ये निश्चित है। उसी तरह से हिंदू लोग भी करने लगे। इसमें कह सकते हैं 2-4 लोग ही किए होंगे, जिसे देखकर अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर 1964 में समाप्त किया था। लेकिन ये क्या, इसमें क्या गलत है प्यारे बच्चों, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसमें गलत है, ठीक है, ये 1964 नहीं होगा और हम आपको बहुत बार पढ़ाए हुए हैं। इसका जो उत्तर जो है ना, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है?
कमेंट बॉक्स में देना है और हम आपको इसका उत्तर जो भी बच्चे सही बताएंगे हम उसका पिन कर देंगे कि कितना होगा। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था प्यारे बच्चों? 1964 या अलग? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 9 नंबर में क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कला की विशेषताओं का लिखे या उल्लेख करें। देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ रहा था। विजयनगर की स्थापना जो हुआ था 1336 में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1336 में। किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों के दोनों कौन थे? तो भाई थे। वहां के सबसे महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। यहाँ के सबसे महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। कहाँ के? विजयनगर साम्राज्य के। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चले, आगे चले प्यारे। इतना तो समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे तो 9 प्रश्न करा दिए हैं, अब तो लाइक कर सकते हैं ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं उत्तर इसका क्या कहा जा रहा है। उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि हम्पी की राजधानी विजयनगर है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि विजयनगर की राजधानी या हम्पी की राजधानी कौन सी है? तो विजयनगर है। इसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था। नहीं नहीं नहीं, इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का। ये दोनों के दोनों कौन थे? तो भाई थे। क्या थे प्यारे बच्चों? ये दोनों के दोनों भाई थे, ठीक है। यहाँ के महानतम शासक जो थे कृष्णदेव राय थे। कौन थे? यहाँ के महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। तो यहाँ पर आप सुधार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों कि हम्पी की राजधानी विजयनगर है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था और इसका सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय था, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की विशेषता यह थी कि यहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिर थे। मतलब विजयनगर साम्राज्य जो देख रहे हैं, यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध जगह कह सकते हैं या कह सकते हैं फेमस जो है क्या है? मंदिर है। कृष्णदेव राय ने एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? हजारा। हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी। और किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। यहाँ का सबसे महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। और ये हम्पी की राजधानी कौन थी? तो विजयनगर थी। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त परिचय। मतलब कि वीर कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति में जुड़े हुए थे, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए वीर कुंवर सिंह पे क्या कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर में हुआ था। यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे भी जो होंगे जो भोजपुर से होंगे। कहाँ से होंगे? भोजपुर से। यहाँ पर एक स्टूडेंट था जिसका नाम कार्तिक था, वो भी भोजपुर से ही शायद है, लगता है मुझे। तो वो जो भी बच्चे भोजपुर से है एक बार कमेंट आई लव भोजपुर जरूर कमेंट कीजिएगा। जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का सॉरी माता जी का जो नाम है पंचरत्न कुंवर था। क्या नाम था प्यारे बच्चों? पंचरत्न कुंवर था। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से जुड़े थे। वीर कुंवर सिंह की वृद्धावस्था में भी युद्ध दिखाकर युवाओं को प्रेरित करते थे। यहाँ पर समझिए क्या कहना चाहता है। देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी प्यारे बच्चों, इसमें जब अंग्रेजों को खहेर खहेर कर मारते थे, मतलब कि 1800 क्रांति जो है ना 12th क्लास के लिए एक तरह से रामबाण कह सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या हुआ था, ये जो वीर कुंवर सिंह है इसको सौंप दिया था कि वृद्धावस्था तो हो गया था और उसको सौंप दिया था कि इतना दूर के क्षेत्र आप संभालिए, बैठे यहाँ पर इसको संभालने के लिए छोड़ दिया। और इतना अच्छा खासा प्रदर्शन किया कि युवाओं को युद्ध दिखा करके करते थे, प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे, ठीक है। ये 1857 की क्रांति में एक तरह से कह सकते हैं बहुत जबरदस्त काम किए ये भी। लेकिन क्या किया जाए, वीर कुंवर सिंह की जो पत्नी थी जीतल महल, जीतल महल नाम इसकी पत्नी की थी, सारा का सारा पोल खोल दिया कि हमारे बाल बच्चे को छोड़ दीजिएगा, हमारे पत्नी को छोड़ दीजिएगा। और ये ऐसे ऐसे बता दिया, सारा राज जितना भी था वो सारा का सारा राज बता दिया। उस समय भी भारत जो है आजाद हो जाता कह सकते थे। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण थे, एक तरह से कह सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है कि पहले अंग्रेजों ने किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवा देते। बिल्कुल आपको पता है कि 20 कट्ठा जमीन में जो है ना 3 कट्ठा जमीन में क्या किया जाता था? नील की खेती करवाते थे अंग्रेज। जबरदस्ती करना है तो करना है। अंग्रेजों का कहना था कि नील की खेती करना ही करना है। इसे किसान क्या थे? असंतोष थे। असंतोष का मतलब समझते हैं?
इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि इसे संतुष्ट नहीं थे, कि जो कि अंग्रेज कह रहे थे कि आप 3 कट्ठा कीजिए तो कीजिए, इससे जो भारतीय किसान थे वो असंतुष्ट थे, वो नहीं करना चाहते थे। क्या चीज की खेती? नील की खेती। आगे देखिए क्या करा है, इस पे करा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या की थी? इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी, जिसमें चंपारण के किसानों ने उसका साथ दिया। चंपारण के जितने भी लोग, किसान वगैरह, बहुत चंपारण बहुत, देखिए चंपारण अभी भी बहुत बेस्ट जगह है, ठीक है। अभी भी बहुत बेस्ट जगह, मोतिहारी, बेतिया, ये सब जो जगह है, पूर्वी चंपारण, ये सब बहुत लव यार, लव फ्रॉम, लव यू प्यारे। जो भी इसमें देख रहे हैं आप सबके लिए दिल से बहुत जबरदस्त। यहीं से क्या हुआ था, महात्मा गांधी एक तरह से उज्जवल निकले हुए थे, एक तरह से कह सकते हैं। अंग्रेजों का अत्याचार भी बहुत बढ़ रहा था चंपारण में, उसके कारण भी सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर एक और भी कारण है कि नील की खेती कर तो रहे थे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, तो असंतुष्ट भारत था ही। बाद में क्या हुआ, इसका रेट भी गिर गया, उसके कारण भी था। बहुत सारे कारण थे जिसके कारण क्या है, अंग्रेजों के मुकाबला कौन बैठने गए? महात्मा गांधी, ठीक है। वहां का डीएम कोई था, उसके बाद ये सत्याग्रह को बंद कर दिया गया था, ठीक है, मतलब इसको हटा दिया गया था। राइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो 1857 की क्रांति, ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम आपको कुछ टास्क भी देंगे, हो सके तो आप बना के जरूर भेजिएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे। तो 1857 के तत्कालीन कारण बिल्कुल बहुत ज्यादा पूछा गया है। इसे तो आप घोर के पी जाइएगा प्यारे, क्या कीजिए, घोर के पी जाइएगा। वैसे तो हम आपको याद ही करा देंगे अभी। देखिए 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिक से पुराने बंदूक वापस मांग लिया। सरकार मतलब कौन? अंग्रेज। कौन सा प्यारे बच्चों? अंग्रेज, याद रखिएगा। ये सरकार भारतीय सरकार नहीं था, अंग्रेज था। वो क्या किए, पुराने बंदूक मांग लिए और उसके स्थान पर नए बंदूक दिए, जो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। लेकिन ये क्या था? गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था, सही में, ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। भारतीय सैनिक ने इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अब देखिए, गाय जो है हिंदू के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, और मुसलमान के लिए सुअर जो होता है, बोलने पर भी क्या होता है, 20 से 30 दिन शायद कुछ होता है, तौबा तौबा करने लगते हैं, इससे होता है, हमको पता नहीं प्यारे। बट हिंदू धर्म में जो है गाय को नहीं मारा जाता है, ठीक है। तो इनकार कर दिया हिंदू में, अरे भाई दोनों के दोनों कर देंगे, लेकिन वही बंदूक दिया। इससे भारतीय सेना में असंतोष पैदा हुआ, ठीक है। और आगे जाके क्या हुआ, ये जो है मंगल पांडे ने भी क्या किया, इस बंदूक को इनकार कर दिया। लेकिन जबरदस्ती मंगल पांडे को जब बोला ना, तो 2 गो बंदूक है खोई खोला, और एगो लेफ्टिनेंट हुज और लेफ्टिनेंट बाज को, दोनों को ढाई ढाई गोली मार दिया, दोनों के चित के पट कर दिया वहीं पे। बहुत जबरदस्त मंगल पांडे थे। उसके बाद ना उसको फांसी दे दिया गया था। फिर देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति का एक और कारण था, पहले अंग्रेज भारत का ही सामान इंग्लैंड भेजते थे, मतलब कि भारत का कोई सामान जो है ले जाते थे इंग्लैंड, और वही सामान भारत में व्यापार के लिए भेजा जाता था, और भारतीय किसान से कम दाम में ले जाता था, और परंतु वही सामान महंगे दामों में भारतीय किसान खरीदते थे। इससे भारतीय किसान में क्रांति के कारण उत्पन्न हुआ। ये और भी कारण था। देखिए मान लीजिए आप भारत के सामान जो है इंग्लैंड में ले जाकर, और वहां पर आप 2 रुपए खरीदते हैं, और वही सामान आप लाकर 10 रुपए बेचेगा, तो क्या इसका विरोध करेगा? तो करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक टोटल हम 12 के 12 प्रश्न पर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप ये सब प्रश्न अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप हमें इस नंबर पे भेज दीजिएगा, तब हम समझेंगे कि आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं। 6ठी शताब्दी में 4 महाजनपद के बारे में लिखना है, आप आराम से लिख सकते हैं। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के बारे में ये लिख सकते हैं। आईन अकबरी के भूमि के हटा गया था, ये शिमला समझौता, बौद्ध धर्म के पतन, महावीर स्वामी के उपदेश, ये सब अगर आप लिख देते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आप पढ़ लीजिए। नहीं अगर आया ना, अगर हम इतना लिख के देते हैं कि ये 10 ये हो गया और 12 ये हो गया, टोटल 22 प्रश्न हुआ। कितने? 22 प्रश्न। और ये पढ़ लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में 10-15 नंबर नहीं लाए तो आप हमको कहिएगा सर आप झूठ बोले थे। क्या आप झूठ बोले थे कि आपको 15 नंबर नहीं आया? हम इतना बोल रहे हैं, आपको लिख के देते हैं कि अगर आप ये सब के सब सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आना है, तो आना है। क्या इसका भी हम आंसर निकाल के आपको पढ़ा दे? तो आप सब कमेंट करिएगा कि यस सर, कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो अब बताइएगा, और प्लस में हम बोले कि पीडीएफ मिलेगा आपको फ्री में, तो हम पीडीएफ के भी बता देते हैं। और आगे कौन सा सब्जेक्ट का हम लाए ये जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ठीक।
देखिए प्यारे, आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल जानते हैं ना सभी बच्चे, गूगल पता है। गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फर्स्ट लिंक आएगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन आएगा सर्च करने का। तो यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा हिस्ट्री। क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, हिस्ट्री सर्च कीजिएगा और सब्जेक्टिव भी लिख लीजिएगा। थोड़ा सा सब्जेक्टिव जो है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से लिखिएगा। उसके बाद कीजिएगा। इसके बाद क्या है, आपको सब्जेक्टिव आ जाए। देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा सा होगा, नीचे देखिए, ये आपके लिए हम डाल दिए हुए, फ्री में हम डाल दिए, कहीं चलो बच्चे से फ्री में दे देते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर ये नहीं है और नीचे होगा, हाँ ये देखिए 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 लिखा है, लेकिन 24 समझिएगा। हिस्ट्री टॉप जो है 12 MVVI है। इसे आप 100% पढ़ लीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद ये सब आप पढ़ लीजिएगा। हो सके तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, और पढ़ने वाले ही बच्चे इस पे क्लिक करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आगे कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो लाए जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और ये सब सब्जेक्टिव बना के लाए या नहीं लाए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपसे बन रहा है तो बना के हम आप हमें क्या कीजिए प्यारे बच्चों, इस नंबर पे आप हमें भेजने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका हम आंसर देख सकें क्या आप कितना अच्छा खासा किया है या नहीं किया है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।